हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ चुके। ठीक है, तो हम थे भारत के संविधान, संघीय कार्यपालिका और न्यायपालिका के टॉपिक पे, जिसमें पिछली वीडियो में हमने आधा कवर किया था। इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संघीय कार्यपालिका किसे कहते हैं? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कि संघीय कार्यपालिका होता क्या है। तो भारत के समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों के संघ की कार्यपालिका होती है, उसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद असेंबली होती है। इन सबको मिला के एक संघीय कार्यपालिका बनती है। हमारे भारत देश में 3 तरीके के चलते हैं। कौन कौन से? न्यायपालिका, कार्यपालिका और राष्ट्रपति। ठीक है, फिर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है भाई? जो भारत का राष्ट्रपति है वो क्या कार्य करता है, या राष्ट्रपति कैसे बनता है? तो राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि राष्ट्रपति वो भारत का तभी बन सकता है जब वो भारत का मूल नागरिक हो। कम से कम उसकी आयु 35 होनी चाहिए, 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए। ठीक है, जो लोकसभा बनने के लिए जो उसके अंदर एबिलिटीज़ होनी चाहिए वो उसके पास होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, इनका निर्वाचन कितने साल के लिए होता है? तो इनका जो कार्य होता है राष्ट्रपति का वो 5 साल के लिए होता है। ठीक है, राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते इन्हें नियुक्तियां करने, संसद का अधिवेशन बुलाने, उसको स्थापित करने, उसमें भाषण देने और उसे संदेश भेजने तथा लोकसभा को भंग करने, अध्यादेश जारी करने, विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करने तथा दंड रोकने। दंड रोकने का क्या अर्थ है? जैसे कि जो निचली अदालतें होती हैं, ठीक है, अगर उनके अंदर किसी ने, मान लीजिए कि किसी ने मर्डर कर दिया है, ठीक है, उसका मर्डर केस चल रहा है, उसने निचली अदालतों का उसमें केस चल रहा है, ठीक है, वहाँ से वो हार गया तो वो उससे ऊपर वाली अदालत में देगा। अब मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, न्यायालय में उसकी अर्जी गई, वहाँ पे भी उसकी सज़ा को कायम रखा गया, उसको मृत्यु दंड दिया जा रहा है, लेकिन उसने अर्जी दे दी राष्ट्रपति के पास, और अगर राष्ट्रपति ने वहाँ पे मना कर दिया, उसने दंड निषेध कर दिया कि नहीं भाई दंड नहीं देना है, तो वहाँ पे उस शख्स की रिहाई हो जाएगी। समझ रहे हो? मतलब सारे जो अपने कोर्ट्स हैं उनका बहुत राष्ट्रपति से बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, राष्ट्रपति का वर्चस्व इस चीज़ में ज़्यादा है। तो दंड रोकने और उसमें कमी करने, उसके अंदर वो कमी भी कर सकता है कि मान लीजिए कि भाई अपने हाई कोर्ट ने दिया है उसको 5 साल की सज़ा, तो राष्ट्रपति उसको 2 साल 3 साल कर सकता है। ठीक है, कम कर सकता है उसके दंड को। किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को विफल हो जाने पर राष्ट्रपति उस सरकार के संपूर्ण या कोई भी अधिकार अपने हाथ में ले सकता है और युद्ध की स्थिति में आपत्ति स्थिति की घोषणा कर सकता है। आपातकाल जिसे कहते हैं, युद्ध की स्थिति में एक बार आपातकाल लगाया गया था। युद्ध की स्थिति नहीं थी उस वक्त, बट देश में बहुत दंगा हो गया था। पहला आपातकाल कब लगा था? 1975 में, इंदिरा गांधी जी द्वारा। ठीक है, रक्षा सेनाओं की सर्वोच्च कमान भी राष्ट्रपति के पास ही होती है। जो अपनी नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, ठीक है, अपनी जो मिलिट्री आर्मी फोर्सेस होती है, इन सब का जो सर्वोच्च कमान होता है वो भी राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, उसे संविधान के अनुच्छेद 61 में निहित कार्यविधि के अनुसार राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पद से कैसे हटा सकते हैं? तो अनुच्छेद आर्टिकल 61 के तहत उसे राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति को हटाते कैसे? तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की स्थिति को क्या कहते हैं? एकल मत पद्धतीय स्थिति के द्वारा उसे हटाया जाता है। ठीक है, अब है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ये राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये राज्यसभा के भी सभापति होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है, पहली बात कि ये राज्यसभा का सभापति होता है। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है और आवश्यक पड़ने पर ये राष्ट्रपति का भी कार्य कर देते हैं, आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, फिर है मंत्री परिषद। एक मंत्री परिषद किस तरीके से बनती है, वह क्या क्या कार्य करती है, इस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को कार्य संचालन में सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति
तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं। ठीक है, मंत्री प्रदेश में 4 तरह के मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री होते हैं? तो वे मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। दूसरा आता है राज्य मंत्री, जो कि विभाग का तंत्र रूप से कार्यभार संभालते हैं। और तीसरे कौन से होते हैं? तो तीसरे होते हैं राज्य के, और चौथे होते हैं उपमंत्री। मंत्री परिषद में भी एक उपमंत्री होते हैं। ठीक है, फिर है राज्यसभा। राज्यसभा किसे कहते हैं? तो इसमें भारत के समस्त राज्यों और संघीय प्रदेशों की प्रतिनिधि होती है। इसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। और लोकसभा की कितनी होती है? तो लोकसभा की होती है 245। इनमें से 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज कल्याण आदि क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाली व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के अंदर 250 जो सीटें हैं उसमें से 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा के। ठीक है, और जो शेष 238 सदस्य होते हैं उसे राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, हर 2 वर्ष के बाद इस सभा का 1/3 सदस्य अवकाश पाते रहते हैं। ठीक है, जो इस पूरी सभा के जो सदस्य हैं टोटल 250, उसमें से 1/3 सदस्य अवकाश पाते हैं, छुट्टी पाते हैं। ठीक है, राज्यसभा हो गया। अब आते हैं हम लोकसभा में। तो लोकसभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा का आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से उनके प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। लोकसभा के अंदर सीधा वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? 18 वर्ष पूर्ण कर चुका व्यक्ति वयस्क होता है और वह वोट डालने के काबिल होता है। तो इस तरीके से जनता सीधे लोकसभा के 552 सदस्यों को चुनती है। संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 सदस्य का प्रावधान है। ठीक है, इनमें 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति को एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करना पड़ता है। एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? तो जिस वक्त हमारे भारत में ब्रिटिशर्स का राज था उस समय पर जो ब्रिटिशर्स जो चले गए थे वापस, उनकी वाइफ वगैरह कुछ यहाँ रह गई थी, कुछ लोग रह गए थे, तो जो इंडियंस उनसे जिन्होंने शादी की, ठीक है, उन्हें ही एंग्लो इंडियन फैमिली कहा जाता है। ठीक है ना, जो ब्रिटिशर्स लोग थे या जो विदेशी हैं उनसे अगर इंडियन व्यक्ति शादी करता है तो उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता है लोकसभा के अंदर। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम वर्तमान संख्या 245 है और लोकसभा की 545 है। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग में था 552, 530, अभी वर्तमान में क्या है? तो राज्यसभा के अंदर 245 है और लोकसभा के अंदर 545 है। ठीक है, प्रत्येक कानून के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है ना, जो भी कानून भारत देश में लागू होगा, जो भी कानून बनेगा, उसे दोनों सदन, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन में से स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए, तभी वह कानून देश में लागू होगा। ठीक है, संसद को सार्वजनिक समस्याओं पर विचार करने तथा सरकार के विभिन्न विभागों ने कार्यों की समीक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? न्यायपालिका, अपना सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च यानी उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिक से अधिक 25 न्यायाधीश होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि न्यायपालिका अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश होता है, जो जज होता है कोर्ट का, वह टोटल 25 जजेस होते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट में, जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनके लिए कोई वोट नहीं होता। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी अन्य न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है। ठीक है, अगर किसी और न्यायालय ने उस व्यक्ति को कोई और सज़ा दी है तो उसके खिलाफ भी न्यायपालिका में अगर उसकी अर्जी जाती है तो न्यायपालिका उसके जो उसके दंड हैं उनमें बदलाव कर सकता है या उसे बाइज्जत बरी भी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय मूलतः ऐसे विवादों की सुनवाई करता है जो कि केंद्र सरकार और किसी एक या कई राज्यों के बीच हो। ठीक है, और एक तरफ केंद्र सरकार और किसी एक या कई राज्यों द्वारा दूसरी तरफ एक या कई राज्यों के बीच अथवा 2 या कई राज्यों के बीच हो। इस तरह के जो मामले होते हैं वह उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है,
न्यायपालिका के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के नीचे भारत में 21 उच्च न्यायालय तथा उनके नीचे कई जिला एवं सत्र के न्यायालय और कई न्याय पंचायतें, जो कि ग्राम में होता है, ग्राम पंचायत जिसे कहते हैं, पंचायत अदालत व ग्राम कचहरी आदि होती है, जिनमें साधारणतः स्थानीय, दीवानी और आपराधिक मामलों का फैसला होता है। इनके अतिरिक्त तुरंत विवाद निपटाने के लिए त्वरित न्यायालय, ठीक है ना, एकदम जल्दी से जो केसेस निपटाने होते हैं उसके लिए त्वरित न्यायालय, और पारिवारिक झगड़े निपटाने के लिए पारिवारिक अदालतें तथा श्रम कल्याण संबंधित औद्योगिक विवादों को निपटारे हेतु विशेष श्रम अदालतें भी कार्यरत है, ठीक है। परिवार को सुलझाने के लिए पारिवारिक अदालतें, श्रम कल्याण जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में अगर मजदूरों को कुछ उनके मौलिक अधिकारों में हनन हो रहा है या कुछ भी विवाद उनके बीच उत्पन्न हो रहा है तो उसके निपटान के लिए श्रम अदालतें भी कार्य करती है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन कि विधानमंडल किसे कहा जाता है भाई, विधानमंडल क्या होता है। तो प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है, ठीक है, जिसमें राज्यपाल के अतिरिक्त 1 या 2 सदन होते हैं जिन्हें विधान परिषद या विधानमंडल कहा जाता है। तो क्या है कि भाई जितने भी राज्य हैं उनके अंदर एक विधानमंडल होगा, ठीक है, जिसके अंदर राज्यपाल के अलावा 1 या 2 सदन होते हैं जिनमें विधान परिषद और विधानमंडल कहते हैं, ठीक है। कुछ राज्यों में विधानमंडल का एक ही सदन है जिसे विधानसभा कहा जाता है, जैसे कि अपने जयपुर राजस्थान में भी एक ही है विधानसभा, ठीक है। देश की प्रभुता, अखंडता, एकता, सुरक्षा तथा नागरिकों के सद्भाव व भाईचारे की भावना और शांति बनाए रखने के लिए हमारे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 में नागरिक के 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। मूल कर्तव्य क्या है, जैसे अपन ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में आपने पार्ट 1 में देखा होगा कि अपने पास 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 6 मौलिक अधिकार होने के साथ साथ हमारे 11 मूल कर्तव्य भी हैं जिन्हें हमें पालन करना चाहिए। तो क्या है, तो देखिए, ये देखिए आर्टिकल 51 क के अंदर मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, पहला कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे, सबसे पहला। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, ठीक है। तीसरा क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, ठीक है। चौथा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना का निर्माण करे, जो कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। छठा क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, मतलब उसकी रक्षा करें। अगर कोई उसकी अवहेलना करता है तो उसका विरोध करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उसकी रक्षा करे और उसका सर्वधन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, ठीक है। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नवा क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखते हुए हिंसा से दूर रहे। फिर 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू सके। और 11वां और आखिरी अपना मूल कर्तव्य क्या है कि यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु अपने यथाशक्ति बालक या प्रतिपाल की शिक्षा को अवसर प्रदान किए करें। क्या मतलब इसका कि आपके माता पिता या जो भी आपका संरक्षक है, जो भी आपकी देखभाल करता है, वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक का या कोई भी व्यक्ति है तो उसका अपनी शक्ति के अनुसार उसे शिक्षा ज़रूर से ज़रूर प्रदान करे, ठीक है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये था हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है इसके साथ पार्ट 2 की वीडियो में।
अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से उसे देखिए। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।